तो दोस्तों, जैसे मेरे हमसफ़र और बहुत सारे फरहान सईद के ड्रामास ने आपका दिल जीता है, आई एम श्योर कि ये ड्रामा भी आपका बहुत ज़्यादा दिल जीतने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं बस तेरा साथ और ड्रामे के बारे में, जहां पर लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि अनस ने कारोबार भी नाम पे लगा दिया। जो घर उसको मिला वो उसने बीवी के नाम पे लगा दिया। उसके खुद के पास कुछ नहीं है सवाए लोगों के, अपने रिश्तेदारों के या उन लोगों के जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। दिखाया गया कि वो सिर्फ अच्छी नीयत रखता है तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ये दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा सखी के आपकी दी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके आपकी थैंकफुल हो। ये दुनिया इस तरह की है कि आप किसी को चाहे अपना सब कुछ भी दे दो, एंड पे फिर भी आपको यही सुनने को मिलता है कि भैया तूने ये नहीं दिया। बस तेरा साथ और ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड का सबसे पहले तो मुझे वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ पर अंसा अनस को ही कहती है कि तुम क्या अपना सब कुछ ऐसे ही बांट देते हो। तो चूंकि उसको ट्रस्ट है अपनी बीवी पर खुद से ज़्यादा, तो इसलिए उसने घर जो है वो अपनी बीवी के नाम लगाया। गेस व्हाट, अगर घर भी उसके नाम होता तो शायद घर तो एक दो एपिसोड पहले ही वो अपने ताया को वापस दे चुका था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी भी किस्म का ना बोझ रखना पसंद नहीं करते। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए अनस का कैरेक्टर देखना एक बड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर होगा कि हाउ कैन यू डू दैट, मतलब कहाँ से तुम्हारे अंदर इस तरह के गट्स आ रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ सेविंग्स या फिर आप कह लो कि जो तुम्हें तुम्हारे नसीब में है ख़ानदान की तरफ से, तुम उसको ठोकर मार रहे हो। इट्स लाइक कि बस उसके ताया का कुछ ऐसा एहसान उसको लगता है ऐसा कि उसकी वजह बगैर मैं कुछ भी ना होता, तो इसलिए वो सब कुछ अपना लुटाया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि उसका ताया सिर्फ उसको लूट रहा है और उसको बदले में कुछ नहीं मिलना। तो ये चीज़ कहते हैं ना कि उसकी जड़ों में, उसकी हड्डियों में चली गई है और उसको वहाँ से निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब ऐसे कैरेक्टर को कैसे हमारी अंसा ठीक करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वैसे वो सीन सबसे पहले बड़ा अजीब लगा कि जहाँ पर वाइफ को अगर 4 चीज़ें चाहिए, टूथब्रश, आप कह लें कि टॉवल या फिर ऐसे में स्लीपर्स, तो उसके लिए एक लड़का क्यों जाएगा अपने दोस्त की तरफ और जाकर उससे पैसे मांगेगा। बट थैंक गॉड उसने क्लियर किया कि वो पैसे उसने वापस लेने थे। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस ड्रामे के अंदर अब ये दोनों यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए इस अनस करेक्टर की यूनिवर्सिटी गोइंग, तो ये शुरू से ही नहीं लगता था। तो आपको नहीं लगता कि इस मोमेंट पर अब इनको थोड़ा ये दिखाना चाहिए कि अच्छा अब ये पैसा कैसे कमाए, या फिर इसको कोई काम करते हुए दिखाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी एफ़र्ट करते हुए दिखाना चाहिए जिससे लगे कि हाँ यार वाकई ये अपनी वाइफ के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहा है। घर में बैठा रहता है, वाइफ को पूछता रहता है, दादा का ख्याल करता रहता है और ताया की डांट सुनता है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं करता। तो कोई इंसान सिर्फ ऐसा ही क्यों करेगा, ये एक मेरा क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा आप में से बहुत सारे लोग जो इस ड्रामे के फ़ैन हैं वो मुझे बताएं। अच्छा, अंसा जमील का कैरेक्टर वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, स्पेशली आफ्टर शादी। शादी से पहले वो लड़की जो बड़ा भाई के साथ भी स्टैंड ले लेती थी, बड़ा धड़ल्ले से जवाब देती थी, बड़ा फाइट क्रैक करती थी, लेकिन अब वो क्यों इतनी डाउन होती जा रही है, वो क्यों इस तरह की होती जा रही है कि जैसे बड़ी लाचार सी बन गई है और उसे नहीं पता कि कैसे फ़ाइट करें। और ये बात बेसिकली अनस ने भी की है लेटेस्ट एपिसोड में कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी तो नहीं थी। तो अंसा के अंदर ये चेंज क्यों आया? क्या शादी उसकी रीज़न बनी? अगर शादी रीज़न बनी तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन में उसकी शादी हुई है और जैसे पहले ही दिन उसके हस्बैंड ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, तो उसको तो मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। मैं पर्सनली जिस तरह की एक बॉडी लैंग्वेज और प्लस रिएक्शन चाहता था ना अंसा के, वैसे मुझे अभी तक मिले नहीं हैं जिस तरह से मैं चाहता था, सवाए वो पहली फ़ाइट के जब आकर उसने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट किया। उसके अलावा उसने अभी तक ज़ुबानी या फिर ऐसा बातों की हद तक लोगों को इर्द गिर्द के मज़ा नहीं चखाया जैसा एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड के उस सीन की जो कि मेरे ख्याल से इस ड्रामे का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। और इस लेटेस्ट एपिसोड के इस सीन को आपने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने बड़ा इंजॉय भी किया होगा और ये आपको देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग भी लगा होगा। जहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो अंकल हैं बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में और ऐसे में किसी और की बेटी को देखकर अपनी तरफ से टोंट कर रहे होते हैं कि आजकल की लड़कियाँ पता नहीं क्या करती फिर रही हैं।
और फिर जो फ़हाम है उसके बारे में उसके सामने जो वकील बैठा है वो जिस तरह से उसको प्रेजेंट करता है कि भैया ये लड़कियों को यूज़ करके फेंक देता है, तो ये चीज़ उसको बड़ी लग रही होती है कि हाँ बस लड़कियां भी इस तरह की हैं, पेरेंट्स ने बड़ी गलत तरबियत की होती है। तो वो जो चपेट पड़ती है ना उसको, द मोमेंट उसकी जो शहरीन है वो खड़ी होती है और वहाँ से मुड़कर जाती है वॉशरूम में, वो सीन भैया बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था, इंटरेस्टिंग था। किसी और की बेटी को कमेंट जब आप करते हो और देखते हो कि भैया रियलिटी में आपकी अपनी बेटी वो गुल खिला रही है, तो आपको पता चलता है कि भैया कारमा क्या होता है। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये है, जो कि इंटरेस्टिंग इनफैक्ट बड़ी अजीब बात मुझे लगी, कि इसका बाप तो मान लो बड़ा गुस्से वाला था, और शहरीन भी ये कहती थी जब फ़हाम से बात करती थी कि अब्बा को पता चल गया तो अब्बा ये करेंगे वो करेंगे। एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो उस टाइम ना सही, ठीक है, लॉयर के सामने या फिर फ़हाम के सामने तमाशा लगाए बिना घर आकर या फिर उसी टाइम पर ट्रैक करके घर लाकर बेटी के बालों से पकड़ के ज़रा उसे पूछता कि हाँ भाई व्हाट द हेल यू आर डूइंग, तुम तो बड़ी अपने आप में बनती हो कि हाँ बड़ी मैं आपकी इज़्ज़त की रखवाली हूँ और पत्नी, मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, तो ये डेट शेट क्या है। अच्छा चलें उस मोमेंट पे ना सही, दैट कुड बी वेरी हार्श रिएक्शन, मान लेता हूँ मैं, बट एटलीस्ट जब वो गाड़ी पे बैठ के जा रही है वहाँ पर तो उसका हार्ड रिएक्शन होना चाहिए। इवन कि नेक्स्ट एपिसोड में भी ठीक है, अब आप गुस्सा कर रहे हैं बट उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो बड़ी लो है। मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक दफ़ा उससे पूछेगा कि हाँ भाई तुम क्यों मेरे साथ झूठ बोल रही हो, या क्यों तुम उस बंदे के साथ उठ बैठ रही हो। वैसे यकीन मानो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्स फॉर एनी बॉय, जो भाई है और ऐसे में उसकी बहन इस तरह की निकले कि मतलब आपका एक इशू बना किसी बंदे के साथ और आपकी बहन उसके साथ सेट हो गई। दिस इज़ लिटरली किसी भी भाई के लिए ना डूब मरने का मुकाम है, और शायान जैसे बंदे के लिए ना बहन भी वैसी कुछ ऐसी ही बनती है जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा सिनेरियो। आप कह लें कि इस ड्रामे के अंदर ना सेटिस्फेक्शन के इन लोगों ने लेवल्स रखे हैं। अब अभी जो हाल ही में एक थोड़ा सा आपको एंगर दिलवाया गया कि हाँ किस तरीके से अनस ने या उससे उसका कारोबार छीन लिया गया उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके, तो ये वाली जो चीज़ें हैं पैरेलल में दिखाई जा रही हैं कि हाँ उसकी बेटी किस तरह से एक गलत इंसान को डेट कर रही है, या फिर शयान को क्या होगा जब वो देखेगा पता चलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो एक मज़ा देंगी जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा देखने का मज़ा आएगा। अच्छा एक सीन में आपको दिखाया जाता है कि जहाँ पर जब वो उसके लिए बाहर से शैम्पू के साशे लेकर आता है और सुबह के टाइम वो लड़की फ़्रेश होने जा रही है, तो उसको कहते हैं कि कौन सा तुम साशा लेना चाहोगी, तो वो कहती नहीं मैं फ़्रेश होने के बाद देखूंगी। तो भी फ्रेश होने के बाद ही देखना था तो शैम्पू का रोला क्यों डाला, और फ्रेश होने के बाद शैम्पू कौन देखता है, शैम्पू तो लोग फ्रेश होने के लिए देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे अनस ने कुछ ना कुछ तो करना है। अब वो कुछ कहीं से करता है या फिर दादा ही कहीं हिस्से में से कोई हिस्सा निकाल के उसको पैसे देते हैं, तो आपको दिखाया जाएगा कि दोनों जाएंगे मियाँ बीवी और जाकर जो है ना ट्रक में अपना फर्नीचर लेकर आएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि जहाँ पर इन दोनों को अपना रूम सेट करते हुए दिखाया जाएगा। आपको पता है कि इस तरह के ये जो सारे डिटेल्स डाली जा रही हैं, फर्नीचर लेकर आना, फिर रूम सेट करना, वैनिटी वगैरह सेट करना, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं लोग, क्योंकि इन सीन्स में देखा जाए तो बड़ी एफर्ट होती है। आपने लिटरली कहीं से कोई फर्नीचर लाकर उसको सेट करना है और फिर वो सारा कैप्चर करना है। बेसिकली जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ये देखा ना यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने कि भैया ये सीन जैसे कभी मैं कभी तुम में तो बहुत वायरल गए थे कि कैसे एक पुराने से अपार्टमेंट को एक कपल जो है वो अपने लिए सेट करता है, तो इस खंडर रूम को क्यों ना इन दोनों को सेट करते हुए दिखाएं तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो यस हमें अच्छा लगेगा और हमें लग भी रहा है टीज़र में देख के कि ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली ना ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं बेचारे जो आजकल भी बड़े अजीब हालात में रह रहे हैं। दे वांट टू इम्प्रूव, वो कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बट फाइनेंसेस दरमियान में आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ वैसा कर नहीं पाते। तो उनको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलती है इस तरह से कि अच्छा यार कभी हम भी अपना रूम ऐसा सेट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास भी नया फर्नीचर होगा। सबसे मज़े की बात यह है जो आपको आने वाली एपिसोड में दिखाई जाएगी वो ये कि जिस टाइम बाप शहरीन पे गुस्सा करेगा और उसको ये कहेगा कि उसने दोबारा फार्म की कभी शक्ल नहीं देखनी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसका बाहर जाना मना करने की कोशिश करे अपनी तरफ से, लेकिन जिस औलाद को आपने इतनी छूट दी हो कि वो कुछ भी पहन के जा रही है और किसी के साथ भी फ्रेंडशिप रख रही है और आपने कल तक परवाह नहीं की थी कि वो किस टाइम आ रही है, तो लड़कियां या लड़के जब दोनों की रस्सी आप छोड़ देते हो, जब वो बागी हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, या जब वो अपनी मनमानी करना शुरू हो जाते हैं, उन्हें बाहर से इस बात की भी तालीम मिल जाती है कि हाँ भाई आप 18 साल प्लस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं रोक सकते, तो फिर आप उनको नहीं रोक सकते। फिर आप चाहे उन पर जितना मर्जी गुस्सा करें,
फिर आपको सिर्फ ज़लालत बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब वही होगा इस पेरेंट की, ये जो फैमिली है इनकी मुरसलीन की फैमिली का ज़वाल शुरू हो गया और ऐसे में अब माँ भी कह रही है, बाप भी कह रही है कह रही है नहीं, बाप भी कह रहा है, तो आगे से उल्टा उसकी बेटी कहेगी कि नहीं मैं सॉरी आप लोगों की ये बात नहीं मान सकती, मैं तो मिलूँगी। तो ऐसी फिर मुँह फट औलाद ही होती है जो फिर आपको अच्छा खासा जलील करती है। इसलिए तो हर दुआ में ये कहा जाता है कि औलाद की ज़लालत से बचाया जाए, पेरेंट्स को औलाद का जो है ना वो दुख ना मिले। लेकिन वो दुख भी वो बीज होता है जो आपने बोया होता है कई साल पहले, जो आपके सामने आता है। सो ये रहा भैया लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर मेरा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कल की एपिसोड पर भी मैं अपना रिएक्शन दूंगा और साथ में अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।